12 मार्च 1993 मुंबई। हर रोज की तरह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में भर भर के गाड़ियां खड़ी थी। दोपहर होते ही सभी एम्प्लॉयज लंच करने बाहर निकलने लगते हैं कि तभी बेसमेंट में खड़ी एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। चंद ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग कांप उठती है और करीब 80 लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। तुरंत डॉक्टरों की फौज मदद के लिए पहुंच जाती है, लेकिन किसे पता था कि ये पहला और आखिरी नहीं बल्कि आगे होने वाले 11 धमाकों की शुरुआत थी। इस धमाके के बाद हर बढ़ते लम्हे के साथ मुंबई में अलग अलग जगहों पे बॉम्ब धमाकों की लड़ी लग जाती है और 1 घंटे के अंदर लोगों की चहल पहल से खिलने वाला मुंबई लोगों की चीखों से गूंजने वाले आग में झुलसते नरक में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 1993 बॉम्ब धमाकों के बारे में गहराई से जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान में बैठे एक जिहादी जनरल ने दाऊद इब्राहिम को मोहरा बना इन धमाकों को अंजाम दिया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे इन धमाकों के कारण दाऊद का सबसे करीबी आदमी छोटा राजन ही उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे इन धमाकों के तार सीधा बाबरी मस्जिद विध्वंस से जाके जुड़ते हैं। दोस्तों, आज की ये सिनेमैटिक वीडियो में आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड के कई सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद से ही पूरे भारत और खासकर मुंबई में हिंसा की आग झुलस रही थी। इधर सामुदायिक दरार के चलते भारत का सबसे नाजुक दौर चल रहा था और उधर पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने में हल्की सी भी देरी नहीं करता है। पाकिस्तान में तुरंत भारत में अब तक का सबसे बड़ा धमाका करवाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और इसकी जिम्मेदारी जिहादी जनरल के नाम से मशहूर ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर को सौंप दी जाती है। नासिर को जिहादी जनरल ऐसे ही नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो जब 1992 में ISI चीफ बना था तभी से ही कश्मीर में भारतीय फौज के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रही हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार, फंडिंग और ट्रेनिंग सब मुहैया करवाना शुरू कर देता है। वो भी नासिर की ही प्लानिंग थी, जिसके कारण 1993 में आतंकियों ने कश्मीर की हजरत बल श्राइन पे कब्जा किया था। इनके अलावा वो भी नासिर ही था जो कश्मीर में अफगानी मुजाहिदीन को लगातार हथियार भेजता था। नासिर ने अफगानिस्तान, बोस्निया, चेचान्या और फिलीपींस सब जगह आतंकियों को हथियार प्रोवाइड करवाए थे और यहां तक कि उसने नॉर्थ कोरिया को भी एडवांस हथियार सप्लाई किए थे। इन्हीं कारणों के चलते अमेरिका भी उसे ISI चीफ की कुर्सी से हटवाना चाहता था। अपनी आदत से मजबूर 1992 में ISI चीफ का पद संभालने के बाद से ही नासिर भारत में हमेशा के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला आतंकी हमला करने की फिराक में था और इसी घिनौने काम को अंजाम देने के लिए वो एक मोहरा ढूंढ रहा था। कई महीनों तक उधेड़ बुन करने के बाद नासिर को दाऊद ही वो मोहरा लगा जो नासिर के इरादों को कामयाब करवा सकता था। नासिर ने दाऊद को इसलिए चुना क्योंकि उसकी डी कंपनी मुंबई में एक्टर्स से लेके नेताओं तक सबको अपनी मुट्ठी में रखती थी। दाऊद की बात करें तो 1986 में एक मर्डर केस के चलते मुंबई पुलिस हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हुई थी और इसी कारण वो मुंबई छोड़ दुबई में रहने लगा था। 1992 में जब नासिर ने दाऊद से कांटेक्ट साधने की कोशिश की, उस समय भी वो दुबई में ही था। हुआ ये कि जब दाऊद का गोल्ड से भरा हुआ जहाज भारत जा रहा था तो उसे पाकिस्तानी वाटर्स में रोक दिया जाता है। दाऊद कई सालों से गोल्ड को भारत में स्मगल कर रहा था और आज जब अचानक उसका करोड़ों का माल रास्ते में रुक जाता है तो उसे भी कुछ समझ नहीं आता। दाऊद कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे पाकिस्तान से एक अज्ञात फोन कॉल आता है, जिसमें उसे कुछ ऐसा कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड का ये डॉन पाकिस्तान जाने को मजबूर हो जाता है। पाकिस्तान में उसे ISI के एक सेफ हाउस में बुलाया जाता है और वहां एक अंधेरे कमरे में बिठाया जाता है। कुछ देर बैठने के बाद दाऊद को उस कमरे में अंधेरे में से एक दाढ़ी वाली आदमी की परछाई उभरती नजर आती है। देखते ही देखते वो परछाई दाऊद के काफी करीब पहुंच जाती है और दाऊद अपने सामने एक दाढ़ी वाले आदमी को खड़ा पाता है। दाऊद कुछ कहता उससे पहले ही ये आदमी कहता है, हम तुम्हारे नेटवर्क का इस्तेमाल कर भारत पर बहुत बड़ा हमला करना चाहते हैं। दाऊद खुद बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिलिट्री लेवल के हथियारों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जब इस दाढ़ी वाले आदमी के जरिए दाऊद का भी मकसद पूरा हो सकता था तो वो तुरंत उससे हाथ मिलाने का फैसला कर लेता है। वो दाढ़ी वाला आदमी दोबारा कुछ कहता उससे पहले ही दाऊद मुस्कुराते हुए बोलता है,
मैं एक ही शर्त पे तुम्हारे साथ काम करूंगा, अगर तुम मेरा पाकिस्तान में रहने का इंतजाम करो। ये सुन वो दाढ़ी वाला आदमी, या कहे तो नासिर, दाऊद की बात पर हामी भर देता है और इसी पल से हर सांस भारत के खिलाफ लेने वाले दो राक्षस एकजुट हो जाते हैं। आगे चल के इनकी ये दोस्ती भारत के हर नागरिक को इस हद तक खून के आंसू रुलाने वाली थी कि कोई बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता। जनवरी 1993, दाऊद को अपने सबसे शातिर गुर्गों के साथ पाकिस्तान बुलाया जाता है। पाकिस्तान में ISI सेफ हाउस में दाऊद और उसके 3 सबसे खास आदमी मोहम्मद डोसा, जावेद चीकना और टाइगर मेमन पहुंच जाते हैं। ये तीनों मुंबई में रहकर दाऊद के सारे काले कारनामों को अंजाम देते हैं। ये सभी लोग एक बड़े से कमरे में नासिर और ISI के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठे थे। यहाँ इन्हें ISI का एक अफसर कहता है, तुम सबने देखा ना, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में सरकार आंख मीच कर सब देखती रही। क्या फायदा ऐसे देश में रहने का? एक बार हमारे लिए काम करो, फिर पुलिस से भी आजादी और पाकिस्तान में बेफिक्री से रहना। टाइगर मेमन, जिसका दंगों में ऑफिस जल गया था, वो इस अफसर से पूछता है काम क्या करना पड़ेगा। ये अफसर बताना शुरू करता है कि तभी नासिर उसे रोकते हुए कहता है, हम मुंबई पे अटैक करना चाहते हैं और इसके लिए हमें तुम्हारे गुर्गों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी। अटैक से पहले तुम सबको परिवार के साथ पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमेशा से भारत का खून चूसने वाले ये क्रिमिनल्स आज भारतीयों को मारने की बातें सुन के हिचकते भी नहीं हैं, बल्कि इसे तरक्की का एक मौका समझने लगते हैं। दाऊद के तीनों आदमी तुरंत नासिर के साथ काम करने को राजी हो जाते हैं और यहाँ से मुंबई में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 12 हमले करने की तैयारी शुरू हो जाती है। गुर्गों को इकट्ठा करने से लेके पाकिस्तान से आने वाले हथियारों को रिसीव करना, इन सभी चीजों की जिम्मेदारी टाइगर को दी जाती है। जावेद चीकना इन सभी गुर्गों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए ले जाने का इंतजाम करता है और मोहम्मद डोसा हवाला के पैसों का इंतजाम करता है। ये सारे प्लान को अंजाम देने के लिए नासिर से लगातार संपर्क दाऊद बना के रखता है। 2 फरवरी 1993, पिछले 1 महीने में टाइगर ने ऐसे गुर्गे इकट्ठा कर लिए थे जिनका दंगों में सब कुछ बर्बाद हो चुका था और साथ में गरीब भी हों। टाइगर इन सभी को अलीबाग में स्थित होटल बिग स्प्लैश में इकट्ठा करता है और ब्रेन वॉश करता है कि तुम सभी के दर्द को समझते हुए मैं तुम सभी को बदला लेने का मौका देना चाहता हूँ। तुम सभी को हमारे हक की लड़ाई लड़नी है और इस पाक काम के तुम्हें खूब पैसे भी मिलेंगे। सब कुछ खो चुके और गरीबी से जूझ रहे ये लड़के पैसा शब्द सुनते ही कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इन सभी का साथ मिलते ही टाइगर के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसे क्या पता था, इसके ये लड़के गुर्गे उसे ऐसा धोखा देने वाले थे कि उसे अटैक करना तो दूर, पाकिस्तान जाना भी मुश्किल होने वाला था। एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ नासिर की मदद से दाऊद ने हथियारों का कंसाइनमेंट भारत की तरफ रवाना कर दिया था। होटल बिग स्प्लैश में हुई मीटिंग के करीब 1 हफ्ते बाद आज ये कंसाइनमेंट महाराष्ट्र पहुंचने वाला था। शिखाड़ी कोस्ट पे रात के करीब 11 बजे टाइगर और उसके गुर्गे भी पहुंच चुके थे। अभी टाइगर और उसके गुर्गों को यहां आए कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक स्पीड बोट किनारे पे आकर रुकती है। इसके तुरंत बाद यहां मौजूद आदमी उसमें से खाकी रंग के कुल 7 बड़े बैग उतारते हैं। इसके बाद इन बैग्स को एक ट्रक में लोड कर दिया जाता है और टाइगर कहता है कि इन्हें वघानी टावर ले जाओ। जैसे ही ये ट्रक्स वघानी टावर पहुंचते हैं, इन बैग्स को खोला जाता है और इनमें मौजूद AK-56 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स, RDX और डेटोनेटर्स को तुरंत यहां खड़ी गाड़ी में भरा जाता है। इसके बाद ये गाड़ियां यहां से मुंबई की अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो जाती हैं, जहां मुंबई लगभग सो चुकी थी। वहीं इस अंधेरे में लोगों की नींदें हमेशा हमेशा के लिए उड़ाने की कार्रवाई दुगनी रफ्तार से चल रही होती है। 11 फरवरी 1993, हथियारों के इंतजाम के बाद इन सभी 15 गुर्गों को दुबई भेजा जाता है। असल में इन्हें पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजना है, लेकिन किसी को शक न हो इसलिए इन्हें 2 दिन दुबई में रोकने के बाद 13 फरवरी को इस्लामाबाद भेजा जाता है। इस्लामाबाद में इन्हें ISI के एजेंट्स रिसीव करते हैं और इन्हें बिना चेकिंग के ही एयरपोर्ट से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ इन्हें कुछ दिन एक आलीशान बंगलों में खूब खातिरदारी में रखा जाता है और अब इन्हें अपने इस जिहाद के नाम पे दहशत फैलाने के फैसले पे खुशी महसूस होती है। 19 फरवरी को इन सभी को एक सीक्रेट आर्मी बेस पे ले जाया जाता है और यहाँ इन्हें पाकिस्तान आर्मी द्वारा हथियार और RDX चलाने के साथ साथ ग्रेनेड दागने भी सिखाया जाता है। करीब 1 हफ्ते ट्रेनिंग के बाद इन सभी को इस्लामाबाद से फिर दुबई ले जाया जाता है और अंत में मुंबई छोड़ दिया जाता है, जहाँ नासिर और दाऊद को एक तरफ लग रहा था कि भारत में मासूमों की जान लेने से वो सिर्फ 1 कदम दूर है, वहीं अब जो होने वाला था उसे देख टाइगर, दाऊद और नासिर तीनों का हलक सूखने वाला था और इनका प्लान सिर्फ कागजों का शेर बन के रह सकता था। 8 मार्च 1993, पाकिस्तान से लौटने के कुछ दिन बाद इन्हें अचानक रात को 10 बजे
ताज होटल के कमरे में बुलाया जाता है। कमरे में टाइगर पहले से मौजूद था और वो अब इन सभी को प्लान समझाता है। टाइगर इन्हें बताता है कि कैसे इन सभी को RDX से भरी स्कूटर और गाड़ियां अगले महीने आ रही शिवाजी जयंती के दिन मुंबई की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे खड़ी कर डेटोनेट करनी है। वो आगे सबको बताता है कि कौन किस जगह पे बॉम्ब्स फोड़ेगा और इन जगहों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शिवाजी एयरपोर्ट और एयर इंडिया बिल्डिंग जैसी सभी इंपॉर्टेंट जगह शामिल थी। ये काफी नहीं था कि टाइगर 2 गुर्गों से कहता है कि तुम्हें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाना है और वहां घुसते ही अपनी बंदूकों से सारे काउंसलर्स और कमिश्नर्स को मौत के घाट उतार देना, ताकि लोगों के साथ मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन भी एक झटके में ढेर हो जाए। ये सब बता टाइगर इन्हें एक बार फिर ब्रेन वॉश करता है और याद दिलाता है कि किसी को भी कोई अफसोस हो तो याद रखना तुम अपने भाइयों के हक के लिए लड़ रहे हो। इन सभी को ऐसी बातें बोल टाइगर घर जाते ही अपने परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू कर देता है। बस वो ये जानता नहीं था कि उसके एक गुर्गे गुल मोहम्मद उर्फ गुल्लू को अपने ही देशवासियों की जान लेने की बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और वो 9 मार्च को पूरी तरह हार मान पुलिस को सरेंडर कर सारा प्लान बताने का फैसला ले लेता है। गुल्लू का ये फैसला टाइगर तक पहुंच जाता है। टाइगर जो मुस्लिम्स के हक की लड़ाई लड़ने की बात कहता था, वो एक झटके में अपनी एक साथी से कहता है कि गुल्लू को जितना जल्दी हो सके मार डालो। इधर गुल्लू पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है और उधर टाइगर के आदमी उसे ऊपर भेजने के लिए। अगर गुल्लू पुलिस को सब कुछ बता देगा तो ना टाइगर पाकिस्तान भाग पाएगा, ना ही इनका प्लान कामयाब होगा। टाइगर के आदमी गुल्लू को स्टेशन से कुछ कदम की दूरी पे देख लेते हैं और वो उस पे गोलियां चलाते उससे पहले ही वो स्टेशन में घुस जाता है। ये खबर सुन उधर टाइगर के हाथ पांव फूलने लगते हैं और वो आज ही दुबई जाने का इंतजाम करने लगता है। इधर गुल्लू स्टेशन में घुस इंस्पेक्टर को सारा प्लान समझा देता है, यहाँ तक कि जिस जिस जगह पे ब्लास्ट होंगे वो भी डिस्क्लोज कर देता है। टाइगर भागते भागते अपने गुर्गों से कहता है कि अब अटैक अगले महीने नहीं बल्कि 3 दिन बाद 12 तारीख को ही होगा। लेकिन वहां पुलिस स्टेशन में पुलिस गैंगस्टर्स जितनी सावधानी नहीं बरतती है और गुल्लू की हर बात को पुलिस को गुमराह करने की कोशिश सोच नजरअंदाज करना सही समझती है। 12 मार्च 1993 पुलिस ने जो गुल्लू की बात को नजरअंदाज किया वो कई मासूमों के आंसू बनके बाहर निकलने वाला था। आधी रात को सारे गुर्गे महिम में स्थित टाइगर के 5 मंजिला घर के बेसमेंट में मौजूद RDX को अपने अपने व्हीकल में भरने लगते हैं। एक एक कर कोई स्कूटर तो कोई मारुति कार में मौत के ये सामान को भर लेता है और मुंबई के अलग अलग कोनों में फैल जाते हैं। हर शुक्रवार की तरह आज भी मुंबई एक चहल पहल के साथ उठा था और सभी को पास आ रहे वीकेंड का इंतजार था। सुबह से दोपहर हो चली थी और गर्मी अपने चरम पे थी। ज्यादातर लोग लंच कर रहे थे, बस इस बात से बेखबर कि शायद आज उनमें निवाला निगलने की हिम्मत नहीं होने वाली है। करीब 1:30 बजे थे कि अचानक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में खड़ी एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और ये 3 मंजिला इमारत कांप उठती है। बड़ा सा काले रंग का धुएं का बादल उठता है और कोई कुछ समझता उससे पहले 80 लोग बेरहमी से जल के मर चुके थे और 200 के करीब बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। कुछ मिनटों बाद जब सभी को समझ आया कि ये अटैक है तो वो घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था ये मौत तूफान का अंत नहीं, आगमन है। अगले घंटे के अंदर काथा बाजार, शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग और वॉरली बाजार में भी धमाका हो चुका था और मरने वालों की संख्या 80 से 200 के करीब पहुंच चुकी थी। मुंबई की सड़कों पे एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड को तो मानो सांस लेने का भी समय नहीं मिल रहा था। इन सबसे डरावना ये था कि मुंबई में दर्द से कहराते लोगों की चीखें आने वाले हर पल के साथ कम होने की जगह बढ़ने वाली थी। 3:40 कुल 12 जगहों पर ऐसे ही लगातार धमाके होते रहे, जिसमें आज के करीब 200 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। इन 12 धमाकों ने 2 घंटे के अंदर 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 1400 से ज्यादा को बुरी तरह जख्मी कर दिया। मुंबई की सड़कें लोगों की चीखों से और आसमान धमाकों के काले धुएं से भर चुका था। ना मुंबई पुलिस और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ कर पाई, क्योंकि जब तक इन्हें कुछ समझ आता तब तक तो ये एक के बाद एक ये धमाके करने वाले मुंबई भी छोड़ चुके थे। दरअसल ये सभी धमाके हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में हुए थे और अगर उस समय ये बात लोगों में फैल जाती तो अभी अभी दंगों से उभरा मुंबई फिर एक बार झुलस जाता। इसलिए सीएम शरद पवार ने कहा कि 12 नहीं 13 धमाके हुए हैं और 13वीं जगह एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को बता दिया गया। दोस्तों, अब ये तो हमने देख लिया कि धमाकों को अंजाम कैसे दिया गया, लेकिन अगर आपको जानना है कि दाऊद एक कांस्टेबल का बेटा होने के बावजूद इस हद तक भारत के पुलिस वालों के सर पे
कैसे नाचने लगा और कैसे 1993 ब्लास्ट के सारे दोषी पकड़े गए, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखेगा। बाकी तब तक के लिए ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, और कैसे मुंबई पुलिस ने जेल से भागे हुए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को गर्दन से घसीट वापस जेल में डाला, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक जरूर करना। जय हिंद।